अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। नूर मुकद्दम केस के हवाले से ना असल कानूनी इखलाकी पहलू पे सही तरह से गुफ्तगू मैं करता तो रहा, लेकिन आज का पूरा प्रोग्राम नूर मुकद्दम केस के ऊपर है और बड़े सवाल हैं। यानी एविडेंस मौजूद है, शहादतें मौजूद हैं, चीज़ें रिकॉर्ड पे, क्या मुलज़िम को वाकई सज़ा मिल जाएगी, क्या मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा, रेमंड डेविस की तर्ज पे तो नहीं मामला होगा। ये वो सारे मामलात हैं जो आपके सामने मैंने सोचा कि इस पे माशरती पहलू अपनी जगह, लेकिन पर्चा कैसे हुआ, कैसे केस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा और केस अब आगे क्या होगा वो आप तक बताना है। और अभी इसके इम्तहान और भी हैं, सिर्फ मुराद मैं इसको ज़रा इस्तिलाह ले रहा हूँ। यानी अभी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, अभी बड़े प्रोसेस पड़े हैं सज़ा होने तक। वो मैं सारा आखिर में आपको बताऊंगा कि ये 10-11 क्या जो काम है जो बड़े अहम होंगे, तो फिर मंतकी अंजाम तक मामला पहुँचेगा। और ये मामला इस तरह नहीं जल्दी चलना। आपको ज़ैनब का केस पता होगा, उसमें हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी। उस वक्त चीफ जस्टिस जनाब मियां जस्टिस साकिब साहब से ने मैटर टेकअप किया था, डे टू डे ट्रायल चला था, हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक दिनों में, महीनों में, मैं कह रहा हूँ महीनों में मुकम्मल हो गया। तो उस तर्ज का अगर ट्रायल होगा तो फिर बेहतरी की उम्मीद है। अभी तो आपको पता है 2 अगस्त को फिज़िकल रिमांड ख़त्म हो गए, जिस्मानी रिमांड मैं क्लियर कर चुका हूँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अपने पास रहती है। और अब जेल के 14 दिन का रिमांड चला गया और 16 अगस्त तक मामला आगे अब जा चुका है। दोबारा पेशी उस तारीख में। अब तक क्या हुआ है चलें आपके सामने। ये मेरे सामने FIR है, थाना कोसार इस्लामाबाद, मुकदमा नंबर 380/2011। तारीख़ वक़ूआ जो है 20 जुलाई 2021 10 बजे रात, और उसी रात को मुकदमा 11:30 बजे दर्ज हो गया था। 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 302 कत्ल आमद। क्या आप ऐसा ही काम करते हैं कि जिसे पता हो कि मौत वाक़या हो जानी है, तो ये कत्ल आमद है। इसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत है। अगर यही कत्ल दहशतगर्दी के साथ आ जाए तो फिर सज़ाएँ डिफरेंट काउंट्स पे हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कैद भी ज़्यादा बढ़ सकती है। 780 चूँकि इसमें लगी नहीं है और इसमें मैं आपके सामने रख चुका था और वो बताना बड़ा, पहले मैं ज़रा FIR मैंने आपके सामने, वो ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड पे FIR चल रही होगी और आप वो सारा मामला देख लेंगे। वक़ूआ जो जगह का वक़ूआ है वो आपको पता है F74 इस्लामाबाद का है। मालिक मकान जो हैं ज़ाकिर जाफ़र हैं, ज़ाहिर जाफ़र के वालिद हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन कानून हरकत में आपने सारे मामले में देखा है, जिस तेज़ी से मामला चल रहा है ना, हाई कोर्ट भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बड़ा सीरियस इस मामले को टेकअप कर रही है, सेशन कोर्ट भी मेजर। अभी तक तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मुतमिन हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह जो है उसमें उनके वालिद को और जो है ना ज़ाकिर जाफ़र को, और जो उनकी इसकी वालदा, कातिल की वालदा, दहशतगर्द की वालदा, मैं तो दहशतगर्दी कहूँगा, मोहम्मद इसमत ज़ाकिर जो हैं और जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार सिक्योरिटी गार्ड हैं। इनमें 109 अबैटमेंट मुआवनत के साथ, मुशावरत के साथ, कि यानी इन लोगों की वजह से भी, और उतनी ही सज़ा होती है जितनी मेन को होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस क्या बनते हैं। फिर 176 है और पुलिस को इतला ना दी इन्होंने, 201 है और शहादतें ज़ाया करना, और 511 है और कुछ ऐड किए हैं। और उसी चीज़ को सामने रखते हुए उनकी वालदा का भी उनका भी रिमांड दिया गया था। अब जुडिशल सारे हो चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद 21 जुलाई को पहला रिमांड 24 तक गया, 24 से 26 जुलाई के लिए दूसरा रिमांड, 26 से 28 जुलाई तक तीसरा रिमांड, और 28 जुलाई से 2 अगस्त तक 4 रिमांड हुए इनके सामने। और इस दौरान 30 जुलाई को आपको पता है पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में लेकर आए फॉरेंसिक कराने के लिए वो वीडियो का। यहाँ पर देखिए क्राइम सीन प्रोक्योर होने के बाद कपड़ों का होना होता है, DNA, वो जो खून है, लाश का पोस्टमार्टम, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कई चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं आई। पोस्टमार्टम बड़ा अहम एविडेंस है।
वो चीज़ें सामने आनी, फॉरेंसिक उसका भी होना है, जो वेपन उसके सामने मर्डर वेपन चाकू बरामद हुआ है, पिस्टल बरामद हुआ है, आयरन पंच जो मुक्का था वो बरामद हुआ है। तो इन सब का फॉरेंसिक होना भी, फॉरेंसिक की रिपोर्टें सामने नहीं और आनी भी नहीं अभी चाहिए आम आवाम पे, ताकि इससे एविडेंस ज़ाया होने का खतरा। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे किसी ना किसी जगह बन रही हों, ज़िमनियाँ लिखी जा रही हों, ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। जब उसको लेके आए फॉरेंसिक करवाने के लिए अपना इसको जाफिर को यहाँ पर सैंपल DNA के लिए कि सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ, वो भी देखना है, अभी तक वो भी सामने नहीं आया। लेकिन यकीनन जिस तरह कोई ताल्लुक था, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि सेक्सुअल असॉल्ट होगा। वो फिर वो जब आप रेप या इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आएंगी, वो ऑफेंस अलग ऐड होंगे। अभी तक किसी ने इस पर जिक्र नहीं किया और ना ये भी, चूँकि वजह ये है पोस्टमार्टम होना है, उससे चीज़ें सारी क्लियर होनी है और उससे पता चलना है। ये सारी चीज़ों का भी चीज़ें सामने नहीं आ सकी, अभी सारा कुछ सामने नहीं आ सका। ये मैं आपको बता रहा हूँ अब तक कि ये चीज़ भी अभी तक किसी ने इस एंगल से सोचा नहीं है। और सैंपल जो हैं वो हार्ट के, दिल के, लंग्स के, स्टमक के, लिवर के, स्प्लीन के, इंटेस्टाइन, यानी जो नूर मुकद्दम के वहाँ से सारे ले लिए गए हैं। और मोबाइल का डाटा लेके उसका CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड है वो सारा निकाल दिया गया। और फोरेंसिक के हवाले से फिर पोलीग्राफिक भी टेस्ट हुआ, उसका झूठ बोलने के हवाले से वो भी टेस्ट की रिपोर्टें अभी सारी नहीं आई, DNA की रिपोर्टें भी अभी सारी आनी हैं। ये याद रखिएगा, ये सारी रिपोर्टें आनी हैं जो इन्वेस्टिगेशन को मिलनी है। तो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ जो है ना मीडिया पे नहीं आनी, हर चीज़ रिकॉर्ड पे भी नहीं आनी चाहिए। ये मैं 2-3 चीज़ें बड़ी आम बता दूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम है, DNA की रिपोर्ट सारी आएंगी, पोस्टमार्टम के अंदर से पता चलेगा असॉल्ट कहाँ का हुआ, वजह कॉज ऑफ डेथ क्या थी, वो भी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सेक्स असॉल्ट हुआ, अगर सेक्सुअल तौर पर हरास करने के लिए या कोई अगर कोई राब्ते थे आपस में पहले, तो वो चीज़ें भी सारी आपके सामने आ जाएंगी। और ये 2 अगस्त को आपको पता है जुडिशल मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी के सामने मामला कहा गया था। और वहाँ जब मुलजिम बाहर निकला था तो मीडिया ने उनसे पूछा, डू यू वांट टू से एनीथिंग, और जवाब उसका था, आई एम इन सीरियस ट्रबल। ये बेवकूफ़ बना पूछा गया, जब मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि कुछ कहना चाहे, उसने कहा मैं नहीं बोलूँगा, मेरा वकील बताएगा। वकील ने भी कोई जवाब नहीं दिया। यानी इस तरह के जान के चीज़ें यानी बड़े समझाया गया, बताया गया है। ये अपनी जगह पर मौजूद है कि कल ज़हनी मामलात के हवाले से चूँकि डॉक्टर वगैरह भी सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, कल जब ये चालान पेश होगा, जब ये आगे चलेगा ना, तो फिर इसका रंग और रूप निकले आएंगे। अभी तो मीडिया का प्रेशर बहुत है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि उस तक सारी चीज़ें सामने आई। ये चीज़ें सारी आपको इतनी आसानी से नहीं, इसको आप पहरा देना पड़ेगा। और कौन पूरी पहरा दे रही है? हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हक़ाइक़ असल सारे आप सामने आ सकें, और वो उसके लिए कोशिशें हमारी चल रही हैं। अब चूँकि चला गया है जेल के अंदर, अब शातिर जो मुलजिम है वो ज़मानत फ़ौरन नहीं लेता, लेकिन अगर मिल मिला के काम हो तो ज़मानत ली जा सकती है, लेकिन ज़मानत के चांस अभी उसके कोई नहीं है। ज़मानत बहरहाल अप्लाई कर सकता है वो, चूँकि जुडिशल चला गया है। जुडिशल के बाद ज़मानत बेल आफ्टर अरेस्ट होनी है, ये सेशन के पास जाएगी, मैजिस्ट्रेट का कोई 302 का मुकदमा है। लेकिन याद रखिएगा अभी तो चलान जाना है ना, चलान के बाद फाइनल 302 कौन कौन सी दफ़ात जो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि वो ऐड होती हैं या नहीं ऐड होती, ये वक्त बताएगा कि क्या उन पर क्या हुआ है। जब वो आ जाएगा चालान, तो याद रखिएगा चालान जब आ जाएगा तो चालान मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहले आएगा। वो ऑफेंसेस जो मैजिस्ट्रेट से ट्रायबल होती हैं छोटी दफ़ात के हवाले से, वो मैजिस्ट्रेट सुनता है। मैजिस्ट्रेट इसको सेंड अप कर देगा, सेंड अप मतलब है ऊपर भेज देगा सेशन कोर्ट के पास। ये सबसे पहला मरला है। अब वो मरला जो अपना जुडिशल रिमांड भेजा उस तक होता है या नहीं होता, ये आप लोगों के सामने आ जाएंगे। सबसे पहला मरहला चालान का है। चालान के बाद अगला जो काम होता है, जब चालान सबमिट हो जाए तो हम 265C कहते हैं उसको, नकलें तकसीम करना, कापियाँ तकसीम होती हैं। जितने मुजरम होते हैं उन सबको कापियाँ तकसीम होती हैं। कापियाँ तकसीम ये उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि फ़र्द जुर्म आयद होगी 265D के कॉन्टेक्स्ट में। फिर फ़र्द जुर्म आयद होती है, उसे इकरार करता है या इनकार करता है। अगर वो इनकार करता है तो ट्रायल चलेगा, इकरार करता है, कन्फेशन हो जाती है तो मामला भी। अभी तक उसने इकरार जुर्म नहीं किया। 161 के जो बयानात वगैरह सारे गवाह के हो रहे होते हैं ना, तो ज़ाब्ता फौजदारी 161 है, 161 CRPC, उसके तहत रिकॉर्ड हो। 173 सेक्शन है चालान जमा करवाने का, उसके तहत चालान जमा होता है। अभी तो प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस अभी जो बड़ा है ना, वो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर चालान ये इंटरम चालान भेजते रहते हैं, मुकम्मल चालान भेजते नहीं, उसमें कमियां करते करते फिर फाइनल चालान सबमिट करते हैं। और फिर नकलें तकसीम होनी होती है, नकलें फ़र्द जुर्म आयद होगी। फ़र्द जुर्म होने के बाद केस अब स्टार्ट तब होगा, फिर शहादतें बुलाई जाएंगी।
शहादतों पे जिरा होगी, मुलजिम के वकील जिरा करेंगे, फिर मुद्दई के वकील का भी मौका पूरा मिलता है सवालात के हवाले से, वो सारी चीज़ों को सामने रखते। फिर जब ये सारी जिरा इन पर मुकम्मल हो जाती है, इसमें पुलिस की गवाहान है, प्राइवेट गवाहान है, अभी लिस्टें आपके सामने नहीं आई हैं, चालान जब आएगा फिर पता चलेगा कि कौन कौन से गवाहान हैं, वो लिस्ट सारी फिर पब्लिक होगी। अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होना, और बताना भी नहीं चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इतनी ओपन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें छुपा कर रखने वाली है, हर चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए। जब ये चालान, जब गवाहान के चालान मुकम्मल हो जाएंगे स्टेटमेंट, फिर 342 का मुलज़िम का बयान होगा। आपने नैब में नवाज शरीफ वगैरह के हवाले से 342 के बयान, वो सवाल लिखे होते हैं, सवाल का जवाब देना होता है, वो उसके मुताबिक होता है। जब ये सारे बयानात मुकम्मल हो जाते हैं, फिर अगला मरहला होता है, वो बहस होती है। शहादतों को देख कर सामने फिर वकला बहस करते हैं, बहस होने के बाद अदालत फिर फैसला सुनाती है। अब जब सेशन कोर्ट जब फैसला सुना देगी, सेशन कोर्ट जब फैसला सुना देगी, ये फिर 7 दिनों के अंदर अपील दायर करनी होती है, मर्डर रेफरेंस दायर होता है। इस सज़ा की कन्फर्मेशन के लिए मामला ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट के सामने जाता है, और 7 दिन के अंदर फिर वो अलग बात है। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गालिबन मर्डर रेफरेंस या अपीलों का काम बोझ कम है, और वो कोशिश होगी जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। तो ये पहला प्रोसेस आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, इन माई ओपिनियन टेक मंथ्स। अब इसको छोटा करना है, कैसे कर सकते हैं ये देखना होगा। अब जब, और हाई कोर्ट के पास फिर टाइम है, हाई कोर्ट फिर उस एविडेंस और सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अपील अलाउ करती है या रिजेक्ट करती है, ठीक है ना जी। मर्डर रेफरेंस सज़ा कंफर्म कर देती, जो सज़ा देगा, सज़ाए मौत तो यकीनन इसके अंदर है, बाकी छोटी मोटी सज़ाएँ मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत वो अलहदा होंगी, हर काउंट पे अलहदा सज़ा मिलती है, वो उस पर डिटेल में बात करेंगे आपके सामने। हाई कोर्ट जब सज़ा दे देगी, उसके बाद फिर अपील फाइल की जाती है, लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट फिर हतमी फ़ैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट उस अपील को मान ले या रिजेक्ट कर दे। अगर मान लेती है तो सज़ा कन्फर्म है, और उसके बाद फिर एक जो आपको पता है इख्तियार मौजूद है, वो आइन के आर्टिकल 45 का इख्तियार है, उसे पार्डन कहते हैं, माफ़ी देने का इख्तियार है। आपने देखा है सदर कई मामलात में, आपने वो आपको याद करा था, चलो रहमान मलिक को भी पार्डन दिया था, माफ़ी था, कई मामलात चले आ रहे हैं, सदर को इख्तियार है। अब आइनी तो हालांकि गलत है, इस्लामी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे आइन ने आर्टिकल 45 ने ये इख्तियार दिया है, तो वो इख्तियार इस्तेमाल करके जज जो सदर पाकिस्तान है वो फिर मुलज़िम को छोड़ सकते हैं, माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं। यानी ये होप नहीं, आपने एक तो याद रखिए होप ज़िंदा रखनी है। हमारे मुल्क में इतना गंदा निज़ाम नहीं है, आप लोगों की वजह से ये मामला चल रहा है, प्रेशर है, वज़ीर-ए-आज़म देख रहा है, मीडिया देख रहा है, सोशल मीडिया पे, और हम जब आवाज़ उठाई हुई है और हम चाहते हैं ये मंतकी अंजाम तक। एक बात याद रखिएगा, कई ऐसे मुकदमा में हम तो अक्सर देखते हैं सुलह हो जाती है, डिले होने की वजह से मुद्दई ताम मंगाया जाता है। अब मुद्दई जिसके साथ जुल्म हुआ होता है, वकील करना है, खर्चा होता है, पैसे खर्च होते हैं, और ठीक ठाक पैसे खर्च होते हैं ना। ये तो उनके वालिद साहब तो काफ़ी अमीर हैं, ये सारे मामला को देख लेंगे, अच्छे वकील कर लेंगे, लेकिन सर लेंथी प्रोसेस, हिम्मत हार जाता है, कल फिर वो सुलह की तरफ। और कई मामला ऐसे हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसलिए मैं 311 सेक्शन, अब मैं बता रहा हूँ आपको, फिसाद फिल अर्ज़ अभी तक नहीं इजाफा किया, यानी इस केस को मंतकी अंजाम लगाने के 311 का इजाफा बड़ा ज़रूरी है, अभी तक नहीं किया गया। अगर सुलह भी करना चाहें तो ये केस बेसिकली हमारे मुआशरे का है, मुआशरे का केस है, सरकार का केस है, इसे 311 भी इसमें ऐड होना चाहिए। ये नाउमीदी की चीज़ें नहीं, लेकिन आपको ये सारे हकायक पता होने चाहिए। इजाज़त चाहूँगा, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।